आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के इस लेक्चर में बात करेंगे बीओडी और सीओडी के बारे में। ठीक है, बीओडी और सीओडी के बारे में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में इसमें हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे, साथ में ही न्यूमेरिकल लेके इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बीओडी और सीओडी क्या होता है। पहले हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे, फिर दोनों के न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन वाटर रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर पीरियड ऑफ 5 डेज। बोला कि जो अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वाटर में, जो अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके ऑक्सीडेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है एट एरोबिक कंडीशन, अंडर एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में, तो एरोबिक कंडीशन में मतलब 20 डिग्री सेल्सियस एंड पीरियड ऑफ 5 डेज, 5 दिन के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए, किसके बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के, और किस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। तो एरोबिक कंडीशन क्या होता है, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर पीरियड ऑफ 5 डेज, इसी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो यहाँ से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बराबर, ध्यान रखिएगा फार्मूला, D1 माइनस D2 गुना डाइल्यूशन फैक्टर होता है। तो D1 माइनस D2 गुना डाइल्यूशन फैक्टर, तो हम लोग देखेंगे D1 क्या होता है, D2 क्या होता है। तो उसके पहले यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर को समझिए क्या होता है। तो ये बात नीचे लिखा हुआ है, या इसी को, इस फार्मूला को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, BOD इक्वल टू D1 माइनस D2 इंटू, तो डाइल्यूशन फैक्टर बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सैंपल बिफोर डाइल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो डाइल्यूशन फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सैंपल बिफोर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ से क्लियर है, ध्यान रखिएगा तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्लियर हो गया। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन, कि सैंपल का वॉल्यूम डाइल्यूशन के बाद क्या है और डाइल्यूशन के पहले क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग D1 और D2 को समझते हैं कि D1 और D2 क्या होता है। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, वेयर D1 इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड वाटर सैंपल आफ्टर प्रिपरेशन। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन डाइल्यूटेड वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन डाइल्यूटेड वाटर सैंपल में, यानी कि प्रिपरेशन के बाद की तरह है। ठीक है, या इसी को ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन सैंपल, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी से आपको पकड़ में आएगा। D1 क्या है, ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन सैंपल, सैंपल में ऑक्सीजन कितना डिक्रीज कर रहा है। D1 क्या है कि सैंपल में ऑक्सीजन कितना डिक्रीज किया। D2 क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड वाटर सैंपल आफ्टर इंक्लूबेशन। तो इससे भी, इसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पकड़ में आएगा। ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन ब्लैंक, तो ध्यान रखिएगा D2 क्या है, ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन ब्लैंक, और D1 क्या है, ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन सैंपल। अगर यदि ये दोनों टर्म आपको ध्यान रहेगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। तो चलिए, तो ध्यान रखिएगा D1 क्या है कि ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन सैंपल, सैंपल में ऑक्सीजन कितना डिक्रीज किया। D2 क्या है,
ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन ब्लैंक, ब्लैंक में ऑक्सीजन कितना डिक्रीज किया। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए कह रहा है कि ए 15 ml ऑफ वाटर सैंपल इज डाइल्यूटेड टू 300 ml विथ न्यूट्रेंट सॉल्यूशन एंड इंक्लूडेटेड इन द डार्क फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड मतलब अंडर एरोबिक कंडीशन में हो रहा है। उसके बाद कह रहा है इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना था 9.05 मिलीग्राम पर लीटर and the final concentration is 4.25 milligram per liter. The blank for the dilution water decreases in dissolved oxygen concentration from 9.05 milligram per liter to 8.80 milligram per liter. Find BOD. तो चलिए यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तो चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन जो है डिक्रीज वाटर सैंपल में कितना कर रहा है। तो देखिए कि डिक्रीज ऑक्सीजन सैंपल कितना हो जाएगा आपका 9.05 से देखिए 4.25 डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगा 9.05 मिलीग्राम पर लीटर माइनस 4.25 मिलीग्राम पर लीटर करेंगे तो सैंपल में कितना डिक्रीज करेगा यहाँ से निकल जाएगा। अब ब्लैंक में कितना डिक्रीज कर रहा है यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कह रहा है कि 9.05 मिलीग्राम पर लीटर टू ब्लैंक में देखिए कह रहा है कि द ब्लैंक फॉर द डाइल्यूशन वाटर डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो ब्लैंक में कितना डिक्रीज कर रहा है 9.05 मिलीग्राम पर लीटर टू 8.80 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा D2 निकल जाएगा, यहाँ से आपको D1 निकल जाएगा। तो D1 माइनस D2 गुना क्या होता था डाइल्यूशन फैक्टर। तो फिर हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता था आफ्टर प्रिपरेशन और वॉल्यूम बिफोर प्रिपरेशन यही होता था। तो देखिए आफ्टर प्रिपरेशन कितना है 300 ml है। ये देखिए आफ्टर प्रिपरेशन है डाइल्यूट होने के बाद कितना वॉल्यूम हो गया 300 ml। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम आफ्टर प्रिपरेशन। तो डाइल्यूशन फैक्टर निकालने में मदद आएगा। और ये क्या है वॉल्यूम बिफोर क्या वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा 15 ml। ठीक है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा डाइल्यूशन फैक्टर निकल जाएगा। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया। डाइल्यूशन फैक्टर बराबर क्या होता है वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम कितना हुआ 300 ml और डाइल्यूशन के पहले कितना वॉल्यूम था 15 ml। तो यहाँ से डाइल्यूशन फैक्टर निकल जाएगा, यहाँ से D1 निकल जाएगा, यहाँ से D2 निकल जाएगा। तो आप इसको रख लीजिए फार्मूला में तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो D1 क्या था ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन सैंपल, सैंपल में कितना डिक्रीज किया तो 9.05 मिलीग्राम माइनस 4.25 मिलीग्राम पर लीटर यही क्वेश्चन में था। तो मतलब D1 कितना आ जाएगा 4.80 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे D1 क्लियर हो गया। चलिए अब D2 देखते हैं। ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन ब्लैंक, ब्लैंक में कितना डिक्रीज कर रहा था 9.05 से 8.80 आ रहा था। तो 9.05 मिलीग्राम पर लीटर माइनस 8.80 मिलीग्राम पर लीटर तो 0.25 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक D1 और D2 क्लियर है। चलिए अब हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर निकालते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर बराबर क्या होता था फार्मूला कि वॉल्यूम, चलिए डाइल्यूशन फैक्टर बराबर क्या होता था वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन, क्या होता था वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सैंपल बिफोर डाइल्यूशन। यही हम लोग फार्मूला देखे थे। तो आफ्टर डाइल्यूशन कितना था 300 ml और बिफोर डाइल्यूशन कितना था 15 ml। आफ्टर डाइल्यूशन कितना था 300 ml और बिफोर डाइल्यूशन 15 ml। तो डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा क्या डाइल्यूशन फैक्टर। तो अब हम लोग को डाइल्यूशन फैक्टर पता है, D1 D2 पता है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं कितना आता है। चलिए BOD के बराबर क्या हो जाएगा D1 माइनस D2 कितना डाइल्यूशन फैक्टर, यही फार्मूला पढ़े हम लोग। तो D1 कितना आया था 4.80 और D2 कितना आया था 0.25 और यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर कितना आया 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 91 आ जाएगा 91 मिलीग्राम पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे BOD का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसके न्यूमेरिकल को भी
तो खैर आप लोग इसी प्रकार ध्यान रखिएगा। तो बीओडी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे तो आपको यही 4 बात पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ के यही 4 चीज़ का पता लगाना है। क्या क्या लगाना है आपको कि ऑक्सीजन डिक्रीज सैंपल में कितना कर रहा है, ऑक्सीजन ब्लैंक में डिक्रीज कितना कर रहा है, उसके बाद आप वॉल्यूम क्या है आफ्टर डाइल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, यही 4 को बात ध्यान रखना है तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करेंगे सीओडी के बारे में। दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे सीओडी, जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वो था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड टू ऑक्सीडाइज या डिकम्पोज कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज को या डिकम्पोज कह सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, कह रहा है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड या डिमांड होता है जो डिकम्पोज कराने के लिए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो, दोनों को इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों डिकम्पोज होता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो, दोनों इसमें डिकम्पोज होता है। दोनों को डिकम्पोज कराने के लिए जो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, सीओडी कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और उसके लिए इसमें एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट का यूज, इसमें एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट का यूज होता है जो कि जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट का यूज होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट के जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है। किसका यूज होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा सीओडी क्या होता है, वह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होता है डिकम्पोज कराने के लिए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो, दोनों प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसी को सीओडी कहा जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, इसमें कुछ लिखा हुआ है इसको देखेंगे। तो कह रहा है कि सीओडी रिप्रेजेंट बोथ बायोलॉजिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें जो होता है चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा सीओडी दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो एक्टिव या इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर हो। दूसरा बात कि सीओडी ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी होगा, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए ऑलवेज सीओडी क्या होता है, सीओडी का वैल्यू बीओडी से ज़्यादा होता है। मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आपको आए, इसीलिए ध्यान रखिएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अब देखते हैं हम लोग सीओडी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए सीओडी बराबर होता है वी बी माइनस वी एस। एक्चुअली में वी बी ऐसे लिखना था, ठीक है, वी एस थोड़ा सा ये प्रेजेंट पीपीटी है, इसमें थोड़ा लिखने में कठिनाई होता है। खैर कोई बात नहीं, वी बी माइनस वी एस या वी बी को आप वी वन भी लिख सकते हैं, वी बी के जगह आप V2 लिख सकते हैं, VB के जगह आप V2 लिख सकते हैं, VS के जगह V1 लिख सकते हैं। कुछ कुछ बुक में देखिएगा इस प्रकार VB के जगह V2 लिखा रहेगा, VS के जगह V1 लिखा रहेगा। तो COD बराबर होता है VB माइनस VS गुना नॉर्मेलिटी, एन फॉर नॉर्मेलिटी यहाँ पे इंटू 8000। क्या होगा COD बराबर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बराबर क्या होता है V2 माइनस V1 गुना नॉर्मेलिटी गुना 8000, या कह सकते हैं VB माइनस VS गुना नॉर्मलिटी गुना 8000। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बात करेंगे कि V1 या VS या V2 या VB क्या है। तो देखिए V1 का है या VS का है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो यहाँ पे फार्मूला में जो V1 रखा गया है, V1 के जगह क्या हम लोग समझेंगे,
वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन, अनरिएक्टेड ट्राइटेशन का वॉल्यूम क्या है, वो क्या कहलाएगा, V1 या Vs कहलाएगा। अनरिएक्टेड ट्राइटेशन का वॉल्यूम V1 या Vs कहलाएगा। V2 क्या या Vb क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन होगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला में V2 या Vb के जगह हम लोग वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन रखेंगे। एन क्या बताएगा, नॉर्मलिटी क्या है FAS सॉल्यूशन का, ठीक है, FAS सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी FAS सॉल्यूशन, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है FAS सॉल्यूशन, ठीक है। तो FAS सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या है उसको पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद V जो है बटे यहाँ पे ये जो V है बाय में यहाँ पे V है ना, ये फार्मूला का, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल का वॉल्यूम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को। COD बराबर क्या होगा, VB माइनस VS गुना नॉर्मलिटी गुना 8000 बटे V। अब VB के जगह आप V2 कह सकते हैं, VS के जगह आप V1 कह सकते हैं। तो V2 या VB क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन। V1 या VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन। N क्या बता रहा है, नॉर्मलिटी को। ये V क्या किसको बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल को। कोई दिक्कत, फार्मूला क्लियर है। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख कह रहा है कि 25 ml ऑफ स्वेज वाटर, देखिए सीवेज वाटर 25 ml है। व्हेन ट्रीटेड, जब इसको ट्रीट किया जाता है विथ 50 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जब इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, द अनट्रीटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ 0.25 नॉर्मलिटी FAS सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दिया हुआ है अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। फॉर ब्लैंक ट्राइटेशन 30 ml ऑफ FAS सॉल्यूशन इज कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द COD ऑफ वेस्ट वाटर। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, कितना नॉर्मलिटी दिया हुआ है FAS सॉल्यूशन का, कितना 0.25। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैंक ट्राइटेशन दिया हुआ, ब्लैंक ट्राइटेशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन कितना है 30 ml। अब वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन कितना है 18 ml। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया V1, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक वॉल्यूम ऑफ क्या अनरिएक्टेड ट्राइटेशन V1। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन को V2 से दिखाते हैं, तो V2 कितना हो गया 30 ml और V1 कितना हो गया 18 ml, नॉर्मलिटी कितना हो गया 0.25। उसके बाद तो सारा चीज़ क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ और चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। तो वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना है 25 ml। देखिए सीवेज वाटर कितना लिया गया 25 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल भी दिया हुआ है। तो आपको सारा चीज़ क्लियर है, यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर है, फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन 18 ml है, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन 30 ml है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 15 ml है। उसके बाद नॉर्मलिटी 0.25 दिया हुआ है। तो सारा चीज़ क्लियर है। चलिए हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं, तो पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो चलिए वही बात लिखे हुए हैं गिवन में, यहाँ पे V1 या VS इक्वल टू, तो V1 का है या VS, यहाँ पे आप V1 भी लिख सकते हैं चलेगा, और यहाँ पे आप V2 भी लिख सकते हैं चलेगा। तो V1 क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ट्राइटेशन। अनरिएक्टेड ट्राइटेशन का वॉल्यूम क्या था, अभी देखिए 18 ml। अब VB या V2 क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक ट्राइटेशन कितना दिया होता क्वेश्चन में 30 ml, नॉर्मलिटी कितना था 0.25। उसके बाद वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना था 25 ml। तो चलिए सबको पुट करते हैं फार्मूला में, देखते हैं क्या आता है। तो COD बराबर क्या होता है, VB माइनस VS गुना नॉर्मलिटी गुना 8000 बटे V, यही होता है। तो VB के जगह आप V2 कहिए, यहाँ पे V1 भी कह सकते हैं चलेगा। तो पुट कीजिए 30 माइनस 18 गुना नॉर्मलिटी 0.25 था, उसके बाद गुना 8000 बटे क्या 25, पूरे में होल बटे होगा, यहाँ पे बटे कितना 25। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 960 आएगा, 960 मिलीग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ये COD आ गया आपका 960 मिलीग्राम पर लीटर आंसर, कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे BOD और COD का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप लोग अच्छे से इसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपका वाटर यूनिट कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट के बारे में। ठीक है, फ्यूल और लुब्रिकेंट जो आपका एक यूनिट है, जो कि ब्रीफ में हम लोग समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।